ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अवेकनिंग इंडिया में हम बात कर रहे थे कि नैतिक मूल्यों को, जीवन मूल्यों को समझना है तो एक फूंक मारने की जरूरत है, जैसा आपने कहा तिवारी जी ब्रेक से पहले। तो डॉक्टर परमार, वो फूंक क्या हो, प्रयास क्या हो जिससे ये आवरण हट जाए, या अगर युवा इन नैतिक मूल्यों को, इन जीवन मूल्यों को नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके सामने जो पर्दा है वो पर्दा हट पाए। युवाओं के ऊपर जो पर्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा एक प्रभावी माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा उस पर्दे को हटाया जा सकता है। जिस तरह से एक बीज कहीं पत्थर पर पड़ा हुआ है तो वो नहीं उगेगा, परंतु एक वट वृक्ष का छोटा सा बीज अगर कहीं अच्छी जगह, अच्छी जमीन में होगा तो वो बहुत कई एकड़ जमीन में फैल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बीज को वही हमको पानी देना होगा, वहीं पर भूमि को अच्छा बनाना होगा, और अगर वो बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसके जो जिस तरह का आवरण उसके ऊपर है वो हटने का प्रयास होगा, और शिक्षा इसके लिए एक बहुत प्रभावी माध्यम हो सकता है। आप इसमें कोई बात जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि एक आवरण है, इस आवरण को हटाने के लिए आपने ब्रेक से पहले ये भी कहा कि मीडिया, जिम्मेदार मीडिया इसमें मदद कर सकता है, लेकिन शिक्षा को भी डॉक्टर परमार ने जोड़ा। आपको लगता है युवाओं को खुद भी समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार मेहमानों ने इस बात को भी अवेकनिंग इंडिया में रखा है कि युवा शक्ति के लिए सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है, अब उसे खुद भी चुनना है, वो किसी पर आश्रित नहीं रहे कि एजुकेशन सिस्टम उसके लिए क्या कर रहा है, मीडिया उसके लिए क्या कर रहा है, या कोई बाहर से आकर उसके लिए क्या करेगा। उसे खुद समझना होगा कि ये सारा ज्ञान जो पड़ा हुआ है उसे वो कैसे ले और उसका कैसे इस्तेमाल करे अपने जीवन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये अगर इतनी बाध्यतामूलक आवश्यकता होगी जिन दिनों या जिन क्षणों में, तो ये समाज खुद उसका रास्ता बनाएगा। जैसे नदियां अपना पहाड़ काट कर रास्ता बनाती है, भारत का जो समाज है वो एक जीवित समाज है। भारत की जो कौमें हैं एक दुनिया को जो दिखाया हमने। लोग बोलते थे अंग्रेज लोग जाने से पहले कि एक दिन भी नहीं रह पाओगे, हम जा रहे हैं। हमने दिखा दिया कि आज़ादी के 65 साल बाद भी निसंदेह बहुत सारी परेशानियां हैं, इतिहास की देन है, बहुत सारी तकलीफें हैं, उनसे लेकर मुकाबला किया और लगातार 65 साल तक भारत के जनमानस ने लोकतंत्र को जिंदा रखा, जो दुनिया में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया में इससे बड़ा कोई लोकतंत्र नहीं है। और इसी तरह से हम इस बारे में भी विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और भारत में एक बहुत शानदार हम एक चेतना का मूल मंत्र जगाएंगे और वो एक दिन सफल होगा। आपकी इच्छा सफल होगी। डॉक्टर परमार, एक चीज हमने और देखी है युवाओं में कि वो इस चिंतन के बारे में, मतलब जिस विषय पर अभी हम आए हैं या जहां तक हम इन 2 एपिसोड्स में बातचीत को लेकर आए हैं, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। पहले उसे ये देखना है कि उस पर जो अपेक्षाओं का भार है वो अपेक्षाओं का भार कैसे पूरा करे। यानी उसे एजुकेशन सिस्टम से एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर उसे विदेश काम करने जाना, नहीं जाना है तो यहां भी काम करना है तो किस सैलरी पर काम करेगा, किस पद पर काम करेगा, वो अधिकारी बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, जैसी कई चीजें हैं जो युवाओं से अपेक्षा की जाती है। उसके बाद में वो राष्ट्रीय अस्मिता या वो राष्ट्र निर्माण के बारे में विचार करे, उसके साथ साथ में वो आध्यात्मिकता को भी समझे। अगर इन चीजों को ऐसे अलग अलग या जिस अंदाज में मैंने बताया वैसे समझा जाए तो ये बड़ी परेशानी भरा लगता है। लेकिन कैसे सुलझे हुए तरीके से इन सब चीजों को मिलाकर एक युवा चल सकता है? निश्चित रूप से चल सकता है, क्योंकि युवा में वो सारा जो एक अंदर छुपी हुई जो एनर्जी है, शक्ति है, वो होती है। हमें केवल उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। और जैसा अभी हम चर्चा में कह रहे थे, मीडिया भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मीडिया समाज का दर्पण है, और जो कुछ समाज में हो रहा है वो मीडिया अपने कार्यक्रमों के माध्यम से बताता है। तो युवाओं के बीच में इन सारी बातों को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अगर जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं में अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने देश के प्रति और निश्चित रूप से अध्यात्म के प्रति भी कहीं न कहीं सही बात, सही जानकारी मिलेगी। क्योंकि अंधविश्वास की बजाय एक नास्तिक होना बहुत ठीक है, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सच्चाई बताना चाहिए कि अध्यात्म है। चलिए हम एक बार फिर दर्शकों को सुनवाते हैं। डॉक्टर A.K. मर्चेंट, जो कि बाह्य समाज के धर्म गुरु हैं, वो इस मसले पर युवा शक्ति के बारे में क्या कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि भौतिकता का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि आज बच्चों को जन्म लेने के पहले से ही माता पिता सोचते हैं कि मैं इसको कैसे धनी बनाऊंगा, कैसे पैसे वाला बनाऊंगा, कैसे उच्च कोटि तक पहुंचाऊंगा। और ये चिंता लेके वो शिक्षा का जो असल उद्देश्य है
कि एक मानव को इंसानियत की बातें उनमें ज्यादा होनी चाहिए। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पे सत्य के मार्ग पे चलने के लिए हमें उनको प्रोत्साहित और करना चाहिए। वो बातें छूट जाती हैं और फिर ये भौतिक जो शिक्षा है उसके आधार पर वो सिर्फ पैसे और धन संपत्ति और दौलत के बारे में सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं एक मानव होने के नाते सभ्यता के उत्थान के लिए मैं कैसे कुछ सेवा दे जाऊं जिससे मुझे लोग याद करें, बजाय कि मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, कि कितने मेरे पास इमारतें हैं, कितना मैंने इस संसार के वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने लिए जमा किया। तो अभी हम लोगों ने इस मसले पर जब बातचीत करी, और युवाओं के बारे में जब भी बात होती है तो युवा शक्ति से बड़ी उम्मीदें होती हैं, और युवा शक्ति से उम्मीदों की एक बड़ी वजह ऐसा लगता है ऊर्जा है। वो एक रॉ मटेरियल या वो रॉ एनर्जी जिसके जरिए आप किसी भी किस्म का बदलाव ला सकते हैं, जिसके जरिए अगर आपने उसे कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव दिशा में उसे लगाया तो आप राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और शायद यही उम्मीदें, यही सपने स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से देख रखे थे, या युवाओं से ये अपेक्षाएं उन्होंने रखी हुई थी, और इसीलिए बार बार वो युवा शक्ति की बात करते थे और युवाओं के आगे आने की बात कहते थे। अतीत से भविष्य का निर्माण होता है और युवाओं से ये अपेक्षा करना बहुत आवश्यक है। हमारे जितने राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, आर्थिक क्षेत्र के लोग हैं, बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं, उन सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि युवाओं को आगे लाना चाहिए और युवाओं को सही दिशा देना चाहिए। तो निश्चित रूप से युवा उस दिशा में चलेंगे। भीड़ इकट्ठी होना ये आम बात है, और ये उम्र ऐसी होती है कि उसको जिस दिशा में गलत कार्यों में ले जाएंगे तो गलत कार्य की ओर अग्रसर हो जाएगा, और अगर उसको सही दिशा में ले जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सही दिशा में जाकर के कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो उसके लिए और आने वाले समय के लिए भी अच्छा होगा। भारत में युवाओं को अवसर की आवश्यकता है, और उसे सही अवसर और सही समझ देना हम लोगों का कार्य है कि हम उनको सही दिशा दें और वो ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें। तिवारी जी, ये एक और इंपॉर्टेंट बात इसीलिए भी है क्योंकि अगेन डिपेंडेंसी, युवा फिर किसी की तरफ इस नजरिए से देखेगा कि उसे मौका दिया जाएगा, उसे अवसर दिया जाएगा। ये अवसर देने वाला भी कोई ना कोई होगा, और अगर अवसर नहीं मिलता है तो क्या उसकी ऊर्जा खत्म हुई? मैं बात फिर विवेकानंद से शुरू करूंगा। दो घटनाएं उनकी जीवन में इस प्रसंग में मैं रखूंगा। एक तो उनके अनन्य सहयोगी खेतड़ी महाराज थे, खेतड़ी के राजा थे, जिन्होंने उनको अमेरिका जाने के लिए संसाधन जुटाए थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी उनको, विवेकानंद जी को, और उस चिट्ठी का सारांश ये है कि अंतिम लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है ना। जो खाता पीता आदमी है, राजा है, उसकी आवश्यकताएं कुछ और है, उसकी बेचैनियां, परेशानियां, उसके लिए कुछ और खुराक चाहिए। तो विवेकानंद जी ने उसको खुराक दे दी कि आपको क्या करना है। और जब वो मद्रास में आए और एक 4-5 हजार के युवकों के हुजूम को संबोधित किया, तो वहां पर युवाओं ने जो सवाल किए उसका जवाब बहुत शानदार है विवेकानंद का, कि ठीक है, कृष्ण को बाद में पढ़ लेना, अध्यात्म को बाद में पढ़ लेना, अभी जाओ कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, अपनी बाहों को मजबूत बनाओ, गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। एक बात, ये क्रांति का एक बात। अब इसी से हमको ये सीखना है कि विवेकानंद के बाद विवेकानंद की इसी चीज को आगे हमें बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कि जैसे चाइना में सेकंड क्रांति हुई, सांस्कृतिक क्रांति, यूरोप में रेनेसा हुआ, भारत में पुनर्जागरण हुआ था, इसी तरह से हमको एक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है। इसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा एक बार और करना चाहूंगा कि आपने अवेकनिंग इंडिया का बार बार जिक्र किया, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि इस वैचारिक क्रांति को, या आप लोग जो भी विचार युवाओं के उत्थान के लिए या युवाओं का इन्वॉल्वमेंट इस तरह की क्रांति में, वैचारिक क्रांति में हो के लिए अपने विचार रखते हैं, तो हम इन विचारों को अवेकनिंग इंडिया के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। आगे भी हम आप लोगों से इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए डॉक्टर परमार, आपका बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में शामिल हुए। तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने और आपने अपने विचार रखे। लेकिन मेहमानों के साथ साथ आपके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप अपने सुझाव, विचार, कार्यक्रम में किन विषयों पर आप बातचीत देखना चाहते हैं, किन मेहमानों को आप कार्यक्रम में देखना चाहते हैं, जैसी तमाम बातें आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है awakeningindia.dd@gmail.com। ईमेल एड्रेस आपको एक बार फिर बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com। हर बार की तरह अगले हफ्ते अवेकनिंग इंडिया में नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के उस सपने की जो आज भी सपना है, लेकिन देश के
को इस सपने को अब पूरा करना है और यही हमारे कार्यक्रम अवेकनिंग इंडिया का भी मकसद है। आज के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। समस्त पूजा अर्चना का यही सार है, पवित्र होना और दूसरों का भला करना। जो दीनहीन में, दुर्बल में एवं रोगी में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव की पूजा कर रहा है। और यदि कोई केवल एक प्रतिमा में शिव को देखता है, तो उसकी पूजा प्रारंभिक मात्र है।